नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और एक बेहतरीन तैयारी के साथ चल रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक संविधान का भाग 6 पार्ट 3 हम देखकर चलेंगे और आज हम बात करेंगे राज्य की न्यायपालिका। जो अनुच्छेद चलेंगे प्यारे बच्चों 214 से लेकर 237 तक। शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम टॉपिक की हेडिंग ले लेते हैं, राज्य की न्यायपालिका। आर्टिकल हम देखेंगे 214 से 237 तक। आर्टिकल 214 से लेकर प्यारे बच्चों 237 तक आज हम चर्चा लेकर चलेंगे। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 214। तो यहां पर सबसे पहला आर्टिकल लेते हैं प्यारे बच्चों, अनुच्छेद नंबर 214। ये कहकर चलता है प्यारे बच्चों, राज्य के लिए हाई कोर्ट से संबंधित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यहां यह चर्चा होकर चलती है। तो इसमें से राज्यों के हाई कोर्ट से संबंधित। अब इसी में ही कंडीशन बनेगी बेटा कि अनुच्छेद नंबर 214 जो कह रहा है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, तो सबसे पहले कंडीशन आती है कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट कहां बना। तो सबसे पहले हाई कोर्ट देखें तो सबसे पहला हाई कोर्ट दिखाई देगा मद्रास। तो भारत में पहला हाई कोर्ट बना था मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई प्यारे बच्चों 26 जून 1862 में। तो ये बना 26 जून 1862 में। दूसरा बना था प्यारे बच्चों कलकत्ता 2 जुलाई 1862 में। सेकंड अपने पास है कलकत्ता 2 जुलाई 1862। और तीसरा हाईकोर्ट रहा बेटा बॉम्बे हाईकोर्ट 14 अगस्त 1862 को। तीसरा हमारे पास बना बॉम्बे हाई कोर्ट। ये तैयार हुआ 14 अगस्त 1862 में। तो इंडिया में सबसे पुराने अगर हाई कोर्ट आपसे पूछे कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो रहेगा प्यारे बच्चों मद्रास का 26 जून जो 1862 का बना। अब हम बात करें सबसे नया यानी कि न्यूएस्ट। तो सबसे न्यूएस्ट ये है प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट बना ये था 1 जनवरी 2019 को। तो ये तैयार हुआ 1 जनवरी 2019 को। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं अगर बात लेकर चले टोटल हाई कोर्ट, तो भारत में टोटल हाई कोर्ट वर्तमान में है 25। जबकि बेटा भारत में राज्य तो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी अगर हम जोड़कर रखें तो होने तो चाहिए 36, लेकिन फिर भी हमारे पास हाई कोर्ट है 25। क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके हाई कोर्ट किसी राज्य को लगते हैं और कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं बेटा जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ चलते हैं। जैसे चंडीगढ़ का अगर अपन देखें तो चंडीगढ़ का हाई कोर्ट चंडीगढ़ ही है, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ ही है। इस वजह से हमारे पास हाई कोर्ट वर्तमान में कितने दिखाई देंगे, वो 25 दिखाई देंगे। तो अनुच्छेद नंबर 214 कहकर चलता है राज्य के हाई कोर्ट से संबंधित कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह आर्टिकल 214 के साथ चलता है। इसके बाद हम लेकर चले आर्टिकल नंबर 215। अनुच्छेद 215 इसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय।
अभिलेख का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिकॉर्ड, कि राज्य का हाई कोर्ट जो भी कोई डिसीजन देगा वो सब यहां पर आएंगे, रिकॉर्ड में रखे जाएंगे। कोर्ट की अवमानना से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो सब भी इसी में ही आएंगी, अभिलेख न्यायालय में। तो जब भी कभी राज्य का हाई कोर्ट बेटा कोई भी डिसीजन देता हो, कोई फाइल तैयार होती हो, तो वो सब रिकॉर्ड कोर्ट में चली जाती हैं। इसको अपन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के नाम से पहचाने। इसके बाद चलता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 216, हाई कोर्ट का गठन आएगा। तो यहां बात होगी अनुच्छेद नंबर 216, बात होगी प्यारे बच्चों हाई कोर्ट का गठन। अगर हम हाई कोर्ट के गठन की बात करें तो इसमें प्यारे बच्चों एक होगा मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, यानी कि एक किसी भी राज्य में उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस होना चाहिए, बाकी अन्य न्यायाधीश होने चाहिए। इसी को ही कहते हैं प्यारे बच्चों हाई कोर्ट का गठन, कि कौन कौन हाई कोर्ट में व्यक्ति होंगे। इसके बाद आर्टिकल नंबर 217 आएगा, हाई कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्यारे बच्चों। हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति। यहां बात ध्यान रखने वाली है बेटा कि नियुक्ति करने का अधिकार सिर्फ एक के पास होगा, और वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। नियुक्ति के अलावा हम यहां पर बात कर सकते हैं शपथ। शपथ दिलाएगा बेटा संबंधित राज्य का राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ये भी इसी के साथ चलेगा। तो नियुक्ति की बात करें, शपथ की बात करें, कार्यकाल की बात करें और योग्यता, वो सब यहीं आएंगे। सेम एक पॉइंट और इसके साथ चलेगा, कार्यकाल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। इसमें कार्यकाल आता है 62 वर्ष की आयु तक। यहां 665 या 62.5 ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा। जब तक 62 वर्ष की आयु पूरी ना हो जाए तब तक वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, अपने कार्य पर कार्य करेगा या चीफ जस्टिस रह सकता है। इसके अलावा बेटा कोई आगे 3, 2, 4, 5 ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। सेम बात करें हाई कोर्ट जज बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यता, ये वाला पॉइंट भी यहीं आएगा। योग्यता में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है वही इसकी योग्यता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक वो जज रहा हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, वो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस बनने की योग्यता रखता है। तो यहां हम शॉर्ट में डाल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, वही योग्यता इसकी है बेटा। एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर इरेज कर कर आगे चलेंगे। सबसे पहले देखा अनुच्छेद नंबर 214 जो कहकर चलता है राज्य कोर्ट के हाई कोर्ट से संबंधित, यानी कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है प्यारे बच्चों? मद्रास उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, 26 जून 1862 का। उसके बाद बना है कलकत्ता उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 का, और उसके बाद बना है बॉम्बे हाई कोर्ट, और ये बना है 14 अगस्त 1862 का। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं प्यारे बच्चों? तो भारत में वर्तमान हाई कोर्ट हैं 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। सबसे नया कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है, 1 जनवरी 2019 से ये कार्यरत है। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं वर्तमान में? वो 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। आर्टिकल नंबर 215 कहकर चलता है बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय, कि हाई कोर्ट के सभी डिसीजन जो भी कोई निर्णय दिए जाते हैं उनको रिकॉर्ड के रूप के आधार पर रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 216 कहता है बेटा हाई कोर्ट का गठन, यानी कि हाई कोर्ट में कौन कौन जज होंगे? तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा, बाकी सब अन्य न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 217 कहकर चलता है बेटा हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति,
कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक। और योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, यानी कि 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से वकालत कर रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा जानकार हो। ये सारे पॉइंट कंसिडर होते हैं आर्टिकल नंबर 217 में 217 के साथ। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों, अभी हम इसको हटा लेते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखकर चलेंगे अनुच्छेद नंबर 218। तो आर्टिकल आ गया प्यारे बच्चों 218। 218 बोलकर चलता है प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट जज को पद से हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूवल हाई कोर्ट जज, जिसमें चीफ जस्टिस भी प्यारे बच्चों शामिल हैं। इनको और सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों को एक ही तरीके से हटाया जाता है, यानी कि अभियोग लगाकर। तो आपको सबसे पहले बेटा प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा। प्रस्ताव आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। लोकसभा में लेकर आओगे तो कम से कम 100 मतों की आवश्यकता है, और राज्यसभा में लाओगे तो कम से कम 50 मतों की आवश्यकता। उसके बाद अभियोग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहां पर हम बात करें किस प्रकार से हटाया जाएगा, अभियोग प्रस्ताव के आधार पर। सेम बात करें कि प्रस्ताव किस सदन में जाएगा, संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन में रखें तो प्यारे बच्चों 2 पार्ट कर लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा। अगर राज्यसभा में पेश कर रहे हो तो आपको कम से कम 50 मतों की आवश्यकता होगी। लोकसभा में पेश कर रहे हो तो कम से कम 100 मतों की आवश्यकता है। उसके बाद अभियोग प्रक्रिया आगे चलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि आगे कार्य करेगा। अगर अभियोग प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि लोकसभा भी बहुमत दे दे, राज्यसभा भी बहुमत दे दे, तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से त्यागपत्र देना ही देना होगा। ये आज तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, यानी कि आज तक भी कोई भी ऐसा जज नहीं है जिसको इस प्रकार से पद से हटाया गया हो। बाकी लगा तो कईयों के ऊपर ही है। जो हमने सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ा था तो वहां हमने डिटेल से देखा है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा, अनुच्छेद नंबर 219। पूरा डिटेल से वर्णन आती है बेटा किसमें, शपथ यानी कि ऑथ, और शपथ दिलवाने वाला व्यक्ति कौन होगा, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों राज्यपाल। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और अदर जजेस की जो शपथ की कंप्लीट डिटेल है वो हमारे पास दिखाई देगी अनुच्छेद नंबर 218 में। इसके बाद देखकर चले अनुच्छेद नंबर 220, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह है 219। हाई कोर्ट रिटायर जज भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों
अगर कोई भी हाई कोर्ट से जज एक बार रिटायर हो जाता है तो भारत के किसी भी राज्य के कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता, एडवोकेसी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। अब रिटायर होने के बाद वो किसी भी सदन या समिति में मेंबर बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन बेटा वकालत करने की योग्य वो नहीं रहा, क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 220 में ही ये बात क्लियर हो गई है। एक बार आप रिपीट कर लेते हैं, फिर स्क्रीनशॉट के साथ अगली स्लाइड पर चलेंगे। 218 क्या कर चलता है बेटा, हाई कोर्ट जज को पद से हटाने के लिए, तो पद से हटाने के लिए अभियोग जैसी महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जिसको अभियोग कहा जाए, के आधार पर अभियोग संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं बेटा। अगर राज्यसभा में पहले पेश करो तो लोकसभा फाइनल आंसर देगा, लोकसभा में पेश कर रहे हो तो राज्यसभा देगा। राज्यसभा से कम 50 वोट की आपको आवश्यकता होगी प्रस्ताव के लिए, उसके बाद प्रस्ताव आगे चलेगा, फिर बहुमत आएगा। लोकसभा में पेश करें तो कम से कम 100 मतों की आवश्यकता होगी, उसके बाद प्रस्ताव आगे चलेगा। नोटिस प्रायर 14 दिन का होगा ही होगा। अनुच्छेद नंबर 219 कहकर चलता है बेटा, हाई कोर्ट के सभी जजेस की शपथ के कंप्लीट वर्णन यहाँ है, वैसे शपथ दिलाता है राज्यपाल। 220 कहकर चलता है प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट से अगर कोई भी जज रिटायर हो जाए तो भारत के किसी भी कोर्ट में वो वकालत नहीं कर सकता, प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अपने पास आर्टिकल आएगा अनुच्छेद नंबर 221 और 221 कहता है प्यारे बच्चों, वेतन यानी कि सैलरी कहां के लिए, हाई कोर्ट जज के लिए। यहां पॉइंट हमारा बनकर चलता है प्यारे बच्चों, मुख्य न्यायाधीश का वेतन और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन। मुख्य न्यायाधीश का वेतन रहेगा प्यारे बच्चों 2,50,000 मंथली, और अन्य न्यायाधीश का वेतन होता है प्यारे बच्चों 2,25,000 मंथली। ये हमारे पास सैलरी होकर चलती है 221 के साथ। इसके बाद आर्टिकल आता है प्यारे बच्चों 222, हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो कर सकता है कौन बेटा, प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी अन्य न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है भारत के किसी भी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में। तो ट्रांसफर करने का अधिकार भी किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 223, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में कार्यवाहक न्यायाधीश, और जो बेटा कार्यवाहक न्यायाधीश बनेगा इसकी भी नियुक्ति करने वाला एक ही व्यक्ति होगा, वो भी कौन, प्रेसिडेंट।
यानी कि किसी भी कारण से अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने पास नहीं है तो कार्यवाहक न्यायाधीश बनेगा। और ये कार्यवाहक न्यायाधीश कौन बनाता है प्यारे बच्चों? ये राष्ट्रपति बनाकर चलता है। तो यहां हमने पहले से ले लिया कि उस कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इसको भी आर्टिकल में डाला हुआ है, अनुच्छेद नंबर 224 में डाला हुआ है इसको। अब हम इसको अलग से एक आर्टिकल के साथ ले लेते हैं। कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति ये कर चलेगा अपने पास कौन बेटा? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। असमर्थ हो जाए, त्यागपत्र दे दे, महाभियोग से हटा दे, तो ऐसे वक्त में प्यारे बच्चों हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के पद खाली रह जाएगा। उस वक्त में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाला कौन हो जाएगा? वो राष्ट्रपति। वो किसी भी दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी बना सकता है, या वर्तमान में उसी राज्य के जो अन्य न्यायाधीश बचे हैं उनमें से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कराएगा। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 225, ये 224 है। उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र की उच्च न्यायालय अपने राज्य की कितनी सीमा तक कार्य करता है वो कहलाता बेटा हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र, यहां तक आकर चलेगा। हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र। अगला आर्टिकल प्यारे बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 226। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। ये हम पहले पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों फंडामेंटल राइट्स में। अनुच्छेद 32 में भी हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, ऐसे ही प्यारे बच्चों हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ये रिट कौन सी थी प्यारे बच्चों? जो हमने पढ़ा था अधिकार प्रच्छा, परमादेश, और इसके बाद हमने लेकर चले थे कि अधिकार प्रच्छा में किस प्रकार से कार्रवाई होगी, परमादेश में किस प्रकार से होगी। ये सब हमने कहाँ देखे? तो ये सब हमने मौलिक अधिकार के रिट में देखे। वैसी की वैसी रिट कहाँ पर आती हैं बेटा? हाई कोर्ट में भी आती हैं। तो अगर आपसे कहे कि रिट कौन जारी कर सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों। लेकिन अगर आपसे कहे अनुच्छेद 32 में रिट कौन जारी करेगा, तो अनुच्छेद 32 में रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद नंबर 226 में रिट कौन जारी करेगा, तो वो रिट जारी करता है प्यारे बच्चों उच्च न्यायालय। सबसे पहले आर्टिकल देखा 221, सैलरी बात होगी हाई कोर्ट के जज की। मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है प्यारे बच्चों 2,50,000, अन्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,25,000। अनुच्छेद नंबर 222 कहकर चलता है हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। 223 कहकर चलता है अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति हो तो कार्यवाहक न्यायाधीश बनेगा, जो हमने पहले ही रख लिया था बेटा। कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। यही आर्टिकल में आ जाता है कि कार्यवाहक जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसकी नियुक्ति कौन कर चलेगा? राष्ट्रपति करेगा। 225 बताता है कि हाई कोर्ट का कार्य क्षेत्र उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कहां तक बनेगा। 226 कहकर चलता है बेटा हाई कोर्ट के रिट यानी कि उच्च न्यायालय की जो रिट अपने पास आती हैं, जो मौलिक अधिकार जैसी ही हैं, वो अनुच्छेद नंबर 226 के साथ होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम देखकर चलेंगे अनुच्छेद नंबर 227 से शुरू होंगे।
और 214 से 226 तक हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। 227 से शुरू हो जाते हैं बेटा हाई कोर्ट के आगे सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे वर्ड शुरू होंगे। तो अनुच्छेद नंबर 227 देखकर चलेंगे। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट आता है हाई कोर्ट अपने अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि बेटा सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर निगरानी रखता है। सबसे पहली बात आएगी कि सर सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या, अधीनस्थ कोर्ट क्या। किसी भी राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तहसील होती हैं, तो तहसील पर भी कोर्ट होते हैं। तहसील के ऊपर कोर्ट आता है बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के ऊपर आता है हाई कोर्ट। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, मान लो जिला पुलिस ने अरेस्ट किया, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस हार जाए तो वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, हाई कोर्ट से भी केस हार जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद तो अपील खत्म हो जाती, फिर तो दया याचिका बनती है। तो प्यारे बच्चों, हाई कोर्ट के अधीन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, विलेज कोर्ट या तहसील कोर्ट आते हैं उनको ही कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। उनके कार्यों पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, वो आपका हाई कोर्ट कार्य कर कर चलता है। इसके बाद आर्टिकल आता है 228। वापिस हम अधीनस्थ न्यायालय, तो इजी कर कर हम चलेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई करना। अगर किसी भी राज्य के जिला न्यायालय में या तहसील न्यायालय में कोई मामला लंबे वक्त से पड़ा हुआ है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उस मामले को बुलवा सकता है ताकि त्वरित गति से उस पर कार्यवाही हो सके, जो हमारा आर्टिकल 228 के साथ चलता है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों अनुच्छेद नंबर 229। ये कहकर चलता है 229 उच्च न्यायालय के अधिकारियों, सेवकों। उच्च न्यायालय के अधिकारी का मतलब प्यारे बच्चों जैसे रीडर हो गया, साथ में अर्दली हो गया जो आवाज लगाता है, उनके जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आर्टिकल 229 में आता है। अधिकारियों सेवकों के खर्चों से संबंधित जो भी वो एक्सपेंडिचर करेंगे वो अनुच्छेद नंबर 229 के साथ होकर चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चलता है बेटा, अनुच्छेद नंबर 230 की बात होती है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश तक। अगर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश भी आता है तो उसका क्षेत्राधिकार बेटा राज्य का तो रहेगा ही रहेगा और केंद्र शासित प्रदेश का भी हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करना यानी कि एक्सपेंड करना, यही कहां आ जाएगा आर्टिकल नंबर 230 में बढ़ाना। नेक्स्ट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
क्योंकि बेटा अनुच्छेद नंबर 214 आपको समस्या दे सकता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब आपको लगेगा कि सर बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें दो राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो, या दो राज्य है एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक ही हाई कोर्ट हो, तो ऐसे वक्त में तो आर्टिकल नंबर 214 गलत हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों 231 आर्टिकल इसी पर ही गौर करता है। तो यहां हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ले लेते हैं। ये कहकर चलता है दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। कि अगर दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय है तो वो बेटा आर्टिकल नंबर 231 231 के साथ चलता है। सेम ऐसे ही आर्टिकल नंबर 232 बताता है अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होने पर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी कि कहां तक कार्य करेगा। स्क्रीनशॉट से पहले बेटा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 227 में देखा कि हाई कोर्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, अदर कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। उनके कार्यों पर निगरानी कौन रखता है? हाई कोर्ट रखता है। सेम ऐसे ही अनुच्छेद नंबर 228 चलता है प्यारे बच्चों। 228 कहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी अगर पेंडिंग केस है तो उसकी जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट उस मामले को अपने पास बुलवा सकता है। 229 कहकर चलता है बेटा हाई कोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं, सेवक हैं, वो जो भी एक्सपेंडिचर लेकर चलेंगे वो कौन से अनुच्छेद के आधार पर होगा? 229 पे। अनुच्छेद नंबर 230 कहता है कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश तक अगर बढ़ा दिया गया है तो कौन से आर्टिकल से बढ़ा? वो 230 से। 231 कहकर चलता है बेटा दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय तो है, लेकिन राज्य के साथ अगर केंद्र शासित प्रदेश भी हो वो भी आ सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 231 मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 232 कि अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट होने पर उस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी कि कार्य करने का अधिकार कहां तक होगा? वो अनुच्छेद नंबर 232 के साथ होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। अगला हम देखकर चलेंगे अनुच्छेद नंबर जो लास्ट पड़ा था 232, तो हम लेकर चलेंगे अब 233। यहां से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शुरू हो जाते हैं बेटा। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्यारे बच्चों न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे बड़ा जज होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उससे छोटे जज होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इन सब की अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास आता है? राज्यपाल के पास। और इसमें भी प्यारे बच्चों राज्यपाल सलाह ले सकता है
संबंधित राज्य के हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की सलाह पर ये अपने पास चलेगा कि किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है प्यारे बच्चों? वो कर चलेगा अपना राज्यपाल यानी कि गवर्नर। इसके बाद अगर हम लेकर चले तो अगला आर्टिकल 234 के साथ होगा। जिला न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा प्यारे बच्चों? राज्यपाल ही करेगा। वापस नियुक्ति आ गया। तो अनुच्छेद नंबर 234 तो कहता है जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है प्यारे बच्चों? वो हम साथ रखकर चल रहे हैं, राज्यपाल। ये दोनों कंसिडरेशन पॉइंट हम बेटा साथ लिख रहे हैं। बाकी राज्यपाल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो सबसे बड़ा जज है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 235, अनुच्छेद नंबर 235। जिला अभिलेख न्यायालय। हमने अभिलेख न्यायालय का रखा था बेटा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। पर नियंत्रण। जिला अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लेकर कौन चलता है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होकर चलता है। तो एक हम रख सकते हैं जिला अभिलेख न्यायालय, और इसी के साथ ही हम कंसिडर कर सकते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ये भी इसी के साथ दिखाया जाता है। आर्टिकल कौन सा? 235। इसके बाद आर्टिकल आता है 236। 236 कहता है बेटा जिला जज और न्यायिक सेवकों की परिभाषा वो 236 में दिखाई जाती है। जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज बेटा और न्यायिक सेवा न्यायिक सेवकों की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, ये आती है अनुच्छेद नंबर 236 में। लास्ट बनता है बेटा अनुच्छेद नंबर 237, न्यायिक सेवा नियम लागू करना। ये लास्ट है बेटा। न्यायिक सेवा नियम यानी कि रूल लागू करना। यानी कि प्यारे बच्चों अगर कोई जज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी सेवा समाप्त करना अधीनस्थ न्यायालयों में, या अपने कार्य के प्रति कोताही बरत रहा हो, कार्य ठीक से ना कर रहा हो, तब भी उसकी सेवा से मुक्त करने का कार्य किसके पास आ जाता है? हाई कोर्ट के पास। तो सेवा या उसके जो रूल है वो सब आर्टिकल 237 के साथ चलते हैं। सबसे पहले आर्टिकल देखा 233, जिला न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं इन सब की नियुक्ति करने का अधिकार। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जज की नियुक्ति पहले होगी, जिसको हम कहकर चलेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अगला आर्टिकल चलता है बेटा 234 कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं उन सब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन कर चलता है प्यारे बच्चों?
वो कर कर चलता है आपका राज्यपाल। इसके बाद आर्टिकल आता है 235, अभिलेख कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कह सकते हैं, और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करने का अधिकार किसके पास होगा, वो भी आपका हाई कोर्ट लेकर चलता है। 236 कहकर चलता है जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवकों की जो परिभाषा है वो, और 237 कर चलता है बेटा न्यायिक सेवा नियम लागू करना, यानी कि जो भी जजेस के लिए रूल्स हैं वो लागू किए जाते हैं अनुच्छेद नंबर 237 के साथ। एक बार आप बेटा इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य की। धन प्यारे बच्चों, अब हम पॉइंट लेकर चलेंगे बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तथ्य निकालते हैं। इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से सबसे पहले नंबर 1 कि सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय, सर्वाधिक जजेस वाला हाई कोर्ट लिस्ट, ये हो गया पहला पॉइंट। सबसे ज्यादा न्यायाधीश दिखाई देंगे बेटा तो नंबर 1 पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। जज कितने दिखाई देंगे बेटा, 160, 160। उसके बाद आता है बॉम्बे और फिर आता है पंजाब। दूसरा आता है बेटा बंबई उच्च न्यायालय, ये भी उच्च न्यायालय ही है। बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है प्यारे बच्चों 94, 94। और तीसरा आता है बेटा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जाती है 85। तो अगर पेपर में सवाल पूछे भारत में सर्वाधिक जज किस कोर्ट में है, यूपी में है, कितने दिखाए जाते हैं, 160 यहां पर न्यायाधीशों की संख्या। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट लेकर चले, न्यूनतम जजेस वाले लिखें ज्यादा बेटर है। न्यूनतम जजेस वाले हाई कोर्ट। तो भारत में सबसे कम जज किस कोर्ट में है, तो सबसे कम जो जज आते हैं प्यारे बच्चों वो आते हैं सिक्किम में। सिक्किम उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश के साथ टोटल जज हैं कितने प्यारे बच्चों, 3। सिक्किम के बाद आता है नंबर 2 पर मेघालय उच्च न्यायालय, और इसमें आते हैं जज बेटा 4। मेघालय के बाद आता है बेटा 2 राज्य, मणिपुर उच्च न्यायालय, यहां जज आते हैं 5। और इसके बाद एक न्यायालय और ले सकते हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट, यहां जजेस आते हैं हमारे पास 5। ये सबसे कम न्यायालय वाले हाई कोर्ट हैं। सबसे ज्यादा जजेस बैठते हैं बेटा यूपी में, उसके बाद बंबई में 94, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ में 85, ये मैक्सिमम जजेस की संख्या है। मिनिमम जज वाले राज्य कौन से बेटा, सिक्किम उच्च न्यायालय में 3, मेघालय में 4, मणिपुर में 5 और त्रिपुरा में 5। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे देखकर चलते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक नोट में पॉइंट ले सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आएगा।
असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सर्वाधिक राज्य आते हैं। तो असम का जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा राज्यों का क्षेत्राधिकार आता है, नागालैंड, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये खुद 4 राज्यों को अलग से लेकर चलता है। यहां पर है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो एक हो गया बेटा असम का तो है ही गुवाहाटी, एक हो गया नागालैंड, एक हो गया आपके पास अरुणाचल प्रदेश, और एक राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम। तो पेपर में कई बार सवाल पूछा है कि ऐसा राज्य बताओ जिसके क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य आते हैं या उच्च न्यायालय बने। तो नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और असम का ही हाईकोर्ट है कौन सा बेटा, गुवाहाटी। तो असम खुद तो है ही, 3 और राज्यों का खुद अकेला हाईकोर्ट बन जाता है, वो गुवाहाटी के साथ होगा। डन प्यारे बच्चों। तो हमने देखा सर्वाधिक जज वाले, न्यूनतम जज वाले और सबसे अधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय, जो 3 राज्यों को, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गुवाहाटी तो है ही असम का ही। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, फिर आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में से बस इसको हटा लेते हैं अब अपन। अब बात होगी प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेशों के हाई कोर्ट। तो इनमें से अगर हम बात लेकर चले, सबसे पहले दिल्ली। तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है प्यारे बच्चों, वो यही है, दिल्ली उच्च न्यायालय। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें जम्मू और लद्दाख, इनका हाई कोर्ट भी सेम यही रहेगा प्यारे बच्चों, जम्मू लद्दाख उच्च न्यायालय। 3 केंद्र शासित प्रदेश आ गए। चौथा केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास आता है चंडीगढ़। इसका भी उच्च न्यायालय कौन सा है, तो थोड़ा सा नाम आगे लेना पड़ेगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसके अलावा हम बात करें पुदुचेरी, 4 पुदुचेरी। पुदुचेरी का क्षेत्राधिकार आता है प्यारे बच्चों मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। पुदुचेरी के बाद अगर हम लेकर चले अंडमान निकोबार, 5 अंडमान एंड निकोबार। इसका क्षेत्राधिकार आता है किसके पास, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार का प्यारे बच्चों कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास। इसके बाद आता है दादर और दमन दीव। तो 6 पर आता है
दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, इसका क्षेत्राधिकार आता है बंबई उच्च न्यायालय। इसके बाद एक हमारे पास बनता है बेटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हमारे पास होकर चलता है कौन सा? केरल उच्च न्यायालय। ये सभी हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश आ गए बेटा? 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात हो गई है। दिल्ली, जम्मू और लद्दाख 3, चंडीगढ़ 4, पुदुचेरी 5, अंडमान निकोबार 6, दादरा नगर हवेली दमन दीव ये हमारे पास 7 और लक्षद्वीप हमारे पास 8। ये कोमा इसलिए लगाए बेटा क्योंकि दादरा नगर हवेली अलग है, दमन दीव अलग दिखाया जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक साथ रखे जाते हैं। क्षेत्र अलग अलग है इसलिए दमन अलग क्षेत्र है, दीव अलग क्षेत्र है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश एक साथ रखा जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय दिल्ली ही हाई कोर्ट है। जम्मू और लद्दाख का हाई कोर्ट बेटा जम्मू लद्दाख हाई कोर्ट ही बोला जाता है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो केंद्र शासित प्रदेश का बेटा ये अंतर्गत आता है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में। पुदुचेरी का हाई कोर्ट लगता है बेटा मद्रास उच्च न्यायालय में। अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय लगता है प्यारे बच्चों कलकत्ता उच्च न्यायालय में। दादरा नगर हवेली दमन दीव का लगता है बंबई उच्च न्यायालय में और लक्षद्वीप का लगता है प्यारे बच्चों केरल उच्च न्यायालय में। आज हमने टॉपिक पढ़ा बेटा राज्य की न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट और साथ में अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हमने देखा। सबऑर्डिनेट कोर्ट की शुरुआत होती है अनुच्छेद नंबर 233 से 237 तक और उच्च न्यायालय आता है बेटा 214 से लेकर 232 तक हमारे पास कौन चलता है? राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। आशा करता हूं इस टॉपिक के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।